प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, इसकी सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, और आपको पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और इससे मतलब आपको ये डाउट ही नहीं रखना कि इस चैप्टर से सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। श्योर है इस चैप्टर से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल श्योर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो बस ऐसे समझ के चलो कि फिजिक्स की जान है। फिजिक्स की जो जान है वो लाइट वाला चैप्टर होता है, ऑप्टिक्स होता है, और मॉडर्न फिजिक्स है, और इससे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। देखो आप सबने पढ़ा है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। बिल्कुल 12th में था, आपके 12th में क्या, ये 7th क्लास से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। 12th में पूरे ऑप्टिक्स लेवल की फिजिक्स आ जाती है। चलो देखो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश क्या है, एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय वेव होती है या फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सबसे पहले यह माना गया कि प्रकाश क्या है। देखो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेन ने दिया। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं, बिल्कुल मैग्नेटिक वेव है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। आप सबको या इंग्लिश वाले बच्चे भी याद रख लेना, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होती है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा गया प्रकाश को, क्योंकि आप सबको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए, संचरण का मतलब समझ गए होंगे, आगे बढ़ने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की रिक्वायरमेंट, माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। किनको, विद्युत चुंबकीय तरंग को। ध्यान से सुनो, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए, संचरित होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब मीडियम का मतलब क्या है, देखो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, आप सबको पता है। मीडियम में क्या हो सकती है, वायु, एयर हो सकती है। मीडियम बनाने के लिए क्या हो सकती है, वायु, एयर हो सकती है। मीडियम बनाने के लिए क्या हो सकता है, जल, जल यानी क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मीडियम बनाने के लिए क्या हो सकता है, भाई अन्य मीडियम भी हो सकते हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म, ठोस अवस्था के अंदर कुछ हो, तो कोई भी मीडियम हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, अन्य कोई आयंस भी हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मीडियम बना सकते हैं। लेकिन प्रकाश को तो संचरित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती। इसीलिए क्या कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा किसमें संचरित होती है, निर्वात में संचरित होती है। किसमें संचरित होगी, निर्वात में संचरित होगी, निर्वात में संचरित होगी, जिसे संचरित होने के लिए कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है कि लाइट क्या है। आपसे पूछे कि व्हाट इज द लाइट, आप क्या कहेंगे, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बिना किसी माध्यम के निर्वात के अंदर क्या कर सकती है, गति कर सकती है, निर्वात में क्या हो सकती है, संचरित हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो प्रकाश है ये क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या करेगा, हमारी जो आंखें होती है, हमारी आईज में, हमारी आंखों में क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। और संवेदना उत्पन्न जब हमारी रेटिना के दृष्टि पटल वाले भाग पे होती है, दृष्टि पटल वो भाग होता है, रेटिना वो भाग होता है हमारी आंख का जहां इमेज बनती है, जहां प्रतिबिंब बनती है, जहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब तक लाइट है,
जब तक प्रकाश है, जब तक लाइट है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी इमेज को आप देख सकते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि वहां पे प्रकाश अनुपस्थित है। तो प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, हमारे रेटिना या फिर दृष्टि पटल वाले भाग पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब उस वस्तु को देखने के लिए ये जो प्रकाश होना चाहिए वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाला प्रकाश होना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकाश के अंदर हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न हो सकती है, या फिर किसी वस्तु की इमेज हमारी आंखों की रेटिना पे बन सकती है। ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि अगर प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है, वेवलेंथ को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तरंग दैर्घ्य लिख सकते हैं। अगर इस वेवलेंथ का, इस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है, तो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न होगी, और जिस वस्तु को भी आप देख रहे हैं उसकी इमेज किसमें बनेगी, हमारी आंखों की रेटिना पे बनेगी। तो सवाल याद रख लेना कि हमारी आंखों की रेटिना पे इमेज बनाने के लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। आपका आंसर आना चाहिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाला प्रकाश होना चाहिए, तब तो हमारी आंखों में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। अब आप सबको पता है कि हम जो वस्तु का रंग देखते हैं, जैसे आपने पेड़ को देखा, पेड़ की पत्तियां देखी, तो आप क्या बोलोगे कि मैम पेड़ की जो पत्तियां हैं वो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। आपने क्या बोल दिया कि पेड़ की जो पत्तियां होती है, मैंने कहा कि भाई लीफ किस कलर की होती है, तो आप क्या कहेंगे, बेसिक सी बात है, ग्रीन कलर की होती है। आपने रोज देखा, आपने रोज देखा, गुलाब का फूल देखा, आप क्या कहोगे कि रेडियस कलर है, रेडियस कलर का रोज है, गुलाब है। ठीक है, आपने अदर कोई फ्लावर देखा, ठीक है, जैसे मैंने कहा सूर्यमुखी का कलर, सूर्यमुखी का फ्लावर आपने देखा, कोई भी फ्लावर आपने देखा, सनफ्लावर, तो आप क्या देखोगे, उसका कलर आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको देख रखा है। एक बात आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु हमें किस कलर की दिखाई देती है। देखो, हमारी जो रेटिना वाला भाग है, हमारी आंख का जो रेटिना वाला भाग है, ध्यान से सुन लेना, हमारी भाग का रेटिना वाला भाग है वो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो रिफ्लेक्ट करता है। एक तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या करना, अवशोषित करना। एब्जॉर्ब करने का मतलब अवशोषित करना, और रिफ्लेक्ट करने का मतलब उसको क्या कर देना, परावर्तित कर देना। क्या कर देना, रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्ट का नियम, परावर्तित करना। हमारी रेटिना वाला भाग है जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश है, वो कितने रंगों में पाया जाता है, 7 रंगों में पाया जाता है। आप बोल सकते हैं कि जो एक व्हाइट लाइट होती है, जो एक व्हाइट लाइट होती है, जो एक श्वेत प्रकाश होता है, इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। एक ट्रिक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, वोयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, मतलब ऐसे पढ़ा होगा आपने कि एक श्वेत प्रकाश जो आ रहा है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और हम कितने रंगों को देख सकते हैं, 7 रंगों को देख सकते हैं। अब होता क्या है कि इन 7 रंगों में से कुछ रंगों को हमारी रेटिना क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और कुछ रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। एक बात हमेशा याद रखना, हमें जो रंग दिखता है, हमें जो वस्तु का रंग दिखता है वो हमेशा परावर्तित भाग दिखता है। हमारी रेटिना जिस रंग को परावर्तित करती है उस रंग की वस्तु ही हमें क्या होगी, दिखाई पड़ती है। अगर जैसे मान लो मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, आप सबको इसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका कलर ब्लू नहीं है। ध्यान देना, एक्चुअल में इसका कलर ब्लू नहीं है। ठीक है, ये बात आपने सुनी होगी। कारण क्या होता है, देखो इसका कलर आपको ब्लू क्यों दिखा,
क्योंकि आपकी आंखों की रेटिना वाला जो भाग है उसने 6 कलर को अवशोषित कर लिया और ब्लू वाले कलर को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया। तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। आपके पास में रोज का फ्लावर है, आपके पास में गुलाब का फूल है, आप क्या कहोगे कि रोज का फ्लावर कैसा है, रेड है। देखो या तो लाइट डार्क पिंक हो सकता है या फिर लाइट रेड हो सकता है, यानी कैसा है, रेड कलर का है। तो हुआ क्या कि हमारी आंखों की रेटिना क्या कर रही है, वहां पे उस रेड कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड कलर को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो कलर हमें कभी दिखाई नहीं देते। हमारी रेटिना जिस कलर को अवशोषित कर लेती है, जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कलर हमें कभी दिखाई नहीं देते। जिस कलर को रिफ्लेक्ट किया जाता है, परावर्तित किया जाता है, वो कलर हमें क्या देगा, दिखाई देगा। तो जिस वस्तु का कलर आप जो देख रहे हो वो एक्चुअल में उसका कलर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई भी वस्तु आप देख रहे हो, आपको वो ब्लैक कलर की दिख रही है, आपने एक शर्ट पहनी या फिर आपने टी शर्ट पहनी और वो ब्लैक कलर की दिख रही है, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल राहुल जी, हमारा रेटिना सबका सेम है, रेटिना थोड़ी अलग अलग होता है, कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, रेटिना तो सबका सेम है। तो सेम कलर को एब्जॉर्ब करती है, सेम कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आपको कोई वस्तु कैसी दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, काले रंग की दिख रही है। सबसे पहले तो मैं एक डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ कि ब्लैक कोई कलर ही नहीं होता, ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं होता। मैंने क्या कहा कि लाइट कितने रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों में, और वो 7 रंग आपने पढ़े होंगे, VIBGYOR, विबग्योर। ध्यान से सुनो, 7 रंग कौन से पढ़े आपने, विबग्योर पढ़े। सबसे पहले ये कौन सा हो गया, वोयलेट, बैंगनी। ये कौन सा हो गया, इंडिगो, आसमानी। ये कौन सा हो गया, ब्लू, नीला। ये कौन सा हो गया, ग्रीन, हरा। ये कौन सा हो गया, येलो, पीला। ये कौन सा हो गया, ऑरेंज, नारंगी। और ये कौन सा हो गया, रेड, लाल। मुझे बताओ कहीं भी मैंने ब्लैक कलर बोला क्या, कहीं भी। जो श्वेत प्रकाश की किरण है, जो 7 रंगों में टूट रही है, 7 रंगों में जो विभक्त हो रही है, उन 7 रंगों में क्या ब्लैक कलर आता है क्या, नहीं आता, नहीं आया। मतलब ब्लैक कोई कलर नहीं है, ये बात आप क्लियर कर लेना कि काला कोई रंग नहीं होता, ब्लैक कोई कलर नहीं है। अगर सारे के सारे रंग, अगर सारे के सारे रंग, ध्यान से सुनो, अगर सारे के सारे रंग कोई हमारी जो रेटिना वाला भाग अवशोषित कर लेता है, इन 7 रंगों को, सारे के सारे रंगों को रेटिना ने क्या कर लिया, रेटिना ने एब्जॉर्ब कर लिया, रेटिना ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो कोई कलर बचा ही नहीं है, कोई कलर बचा ही नहीं है, ठीक है। तो जब कलर कोई बचता ही नहीं है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है ब्लैक कलर, काला रंग। तो आपको कोई वस्तु काली कब दिख सकती है, आपका सीधा आंसर आना चाहिए कि जब सारे के सारे रंग, जब सारे के सारे रंग हमारी रेटिना अवशोषित कर लेती है और किसी रंग को परावर्तित नहीं कर पाती। तो जहां पे एब्सेंस ऑफ कलर होता है, अगर कलर की अनुपस्थित है, रंगों की अनुपस्थिति है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ब्लैक कलर कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, काला रंग कहेंगे। तो अगर आपने कभी काली शर्ट पहनी होगी, ब्लैक टी शर्ट पहनी होगी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हमने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं है। आप क्या बोलोगे, इसका कोई कलर नहीं है। क्यों, कलर तो 7 होते हैं, कलर कितने होंगे, 7। ये ब्लैक कलर कहां से आया, क्योंकि आपने जो शर्ट पहनी है, जो टी शर्ट पहनी है, उस पे जो सूर्य का प्रकाश गिरा और वो कितने रंगों में विभक्त हुआ, 7 रंगों में, ठीक है। और वो 7 रंगों को हमारी रेटिना ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो कोई रंग बचा ही नहीं, तो हमें क्या दिखाई देगी, वस्तु काली दिखाई देगी। तो हमें क्या वस्तु दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें वस्तु सफेद कब दिखाई देगी, हमें वस्तु व्हाइट कब दिखाई देगी। तो हमें वस्तु सफेद तब दिखाई देती है जब हमारी रेटिना किसी रंग को अवशोषित नहीं करती, यानी कि पूरे के पूरे 7 रंग को अगर परावर्तित कर देती है, अगर हमारी रेटिना सभी 7 रंगों को परावर्तित कर देती है, तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है।
तो दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट है, जुड़ी हुई है। अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लिया तो एब्सेंस ऑफ कलर, कलर की अनुपस्थिति को आप ब्लैक कलर मानेंगे। और अगर सभी 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, परावर्तित कर दिया गया, तो ये एक व्हाइट प्रकाश ही तो है, एक श्वेत प्रकाश ही तो है। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, फिर मैं ये बात लिख देती हूं ताकि आप नोट्स बना लो। लिख देती हूं पूरा। सबसे पहले ये तो लिखा हुआ ही है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का मीन्स इनको संचरित होने के लिए कभी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये किसके अंदर? वैक्यूम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लेना, निर्वात को हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो वैक्यूम या फिर निर्वात में क्या करता है? गति करता है, निर्वात में संचरित होता है। प्रकाश क्या करता है? हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना उत्पन्न कैसे करता है? कि हम किसी वस्तु को अगर देख पा रहे हैं, उसकी इमेज बन रही है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में बन रही है। अब हम किसी वस्तु के अलग अलग कलर देखते हैं, उसका कारण क्या होता है? वो कारण होता है हमारी आंखों की रेटिना किस कलर को अवशोषित कर रही है और किस कलर को परावर्तित कर रही है। ठीक है, हमें जो कलर दिखता है वो हमेशा परावर्तित कलर दिखता है। कैसा कलर दिखेगा? परावर्तित कलर। अगर हमें हरा रंग दिख रहा है, मतलब हमारी रेटिना ने कौन से भाग को परावर्तित किया है? हरे को किया है। ठीक है, लाल दिख रहा है, मतलब किसको परावर्तित किया है? लाल रंग को परावर्तित किया है। जिस रंग को रेटिना द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो रंग हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। तो सेम वही सिचुएशन है कि हमें ब्लैक, कोई वस्तु हमें काली कब दिखाई देती है, ब्लैक कब दिखाई देती है? आप क्या कह देंगे कि जब सारे के सारे 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं हमारी रेटिना के द्वारा। जब प्रकाश हमारी, जैसे मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, तो ब्लैक टी शर्ट पे गिरेगा, फिर किस में जाएगा? रेटिना में जाएगा। तो मेरी रेटिना ने क्या किया कि उस प्रकाश के 7 रंगों को अवशोषित कर लिया। तो मेरे अब बाहर कोई कलर ही नहीं बचा, तो एब्सेंस ऑफ कलर में मुझे उस टी शर्ट का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो जब 7 रंग हमारी रेटिना अवशोषित कर लेती है तो हमें कलर हमेशा कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा, काला रंग दिखाई देगा। और इसके बाद अगर किसी भी रंग को अवशोषित नहीं किया जाता और 7 के 7 रंग परावर्तित कर दिए जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, तो हम कैसा कलर देखेंगे? सफेद कलर देखेंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद वाला है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम ब्लैक कपड़े, ब्लैक शर्ट, टी शर्ट बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि उसके अंदर गर्मी हमें बहुत लगती है, क्योंकि वो जो प्रकाश है उसको क्या कर लेता है? कंप्लीट को अवशोषित कर लेता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात नोटिस की होगी आपने। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर है कि प्रकाश क्या है, किस तरीके से ये संचरित होता है, ये सारी बातें क्लियर है। चलो, क्लियर है? इतना नोट्स बना लिया आप लोगों ने? बनाते जाना साथ साथ। अब देखो, प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल, हम किसकी बात करें? प्रकाश की चाल की बात करें। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, आपको क्या लिखना है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा किसमें होगी? निर्वात में होगी। निर्वात का मतलब किसमें होती? वैक्यूम में होती है। निर्वात का मतलब किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। और प्रकाश की चाल होगी कितनी? तो आपको कितना लिखना है? प्रकाश की चाल C बराबर
3 इंटू, देखो इसकी फिक्स वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो वो होती है 2.99 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 2.999 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको लगभग बराबर मान लेते हैं हम किसके, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की, ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें इजी लगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल की बात करें तो वो किसमें होगी? निर्वात में होगी, वैक्यूम में होगी, जहां कोई मीडियम नहीं बनता, और वहां प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसे ही आपको, ये किसमें थी? निर्वात में थी। ऐसे ही आपको प्रकाश की चाल पूछ ली जाती है किसमें? जल में पूछ ली जाती है कि प्रकाश की चाल जल में कितनी होगी, और आपसे पूछ ली जाती है कांच में कितनी होगी। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल, अगर माध्यम बना दिए हमने, भाई प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां हो रही है? जहां माध्यम नहीं है, जैसे निर्वात में हो रही है। अगर माध्यम बना दिया, जैसे हमने जल बना दिया, वाटर, अब इस जल में प्रकाश की चाल कितनी है, तो वो आपको याद रखना है। जल आते ही, देखो जल और कांच क्या हो गई? माध्यम हो गई, मीडियम हो गई। तो माध्यम आते ही प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रकाश की चाल यहां कितनी होगी? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी थी? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जल में कम होकर कितनी रह गई? केवल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर कांच में पूछे, तो देखो जल कैसा मीडियम था? एक लिक्विड मीडियम था। कांच कैसा हो गया? एक सॉलिड मीडियम हो गया। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? और भी कम हो जाती है, और प्रकाश की चाल रह जाती है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तीनों डिजिट आपको याद रखनी है। पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में बात करेंगे तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात क्लियर है? ये प्रकाश की चाल। अब देखो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को, सवाल पूछा जाता है कई बार, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, आने में लगा समय, कितने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है? आपका आंसर आता है 8 मिनट। देखो कई जगह आपको 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, ध्यान से सुन लेना, और कई जगह आपको 8 मिनट 16 सेकंड मिलेगा। 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा किसको फॉलो करना है? 8 मिनट 20 सेकंड को हमें फॉलो करना है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो वो कितने समय में पहुंच जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड से। आपको ये तो पता ही होगा कि सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी दूरी को कवर करते हुए भी सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में कहां तक पहुंच जाता है? पृथ्वी तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, चंद्रमा का प्रकाश अगर पृथ्वी तक आ रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर देखो सूर्य के प्रकाश को तो हमने लिख लिया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है? 8 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा का जो प्रकाश है, अगर चंद्रमा का जो प्रकाश है ये हमारी पृथ्वी तक आ रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? तो आप लिख लेंगे 1 मिनट 28 सेकंड। आपको क्या लिखना है? 1 मिनट 28 सेकंड। ये फिक्स वैल्यू है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 1.28 सेकंड का समय लगेगा। ओके दीपक जी, परवीन सिंह जी आप आ गए हैं।
1.28 सेकंड का समय लगेगा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी। क्लियर है? प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड, यानी या फिर आपको क्या मिलेगा 8 मिनट 16 सेकंड भी मिल सकता है। ठीक है, 1.28 सेकंड मानते हैं। परवीन सिंह राठौड़ जी, अभी बताती हूँ, जस्ट बताती हूँ। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होगा? 1.28 सेकंड का समय होगा। याद रख लेंगे इतना। चलो आगे क्या हुआ राहुल जी? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या हुआ? अब चलो एक टेबल बनाओ, उस टेबल में आप अलग अलग प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्घ्य लिखनी है, वेवलेंथ लिखनी है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। अब आपको हेडिंग लिखनी है प्रकाश स्पेक्ट्रम। हेडिंग लिखो प्रकाश स्पेक्ट्रम। प्रकाश स्पेक्ट्रम। अभी आप हेडिंग लिखेंगे प्रकाश स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, बफरिंग चल रही है क्या? बफरिंग थोड़ी, सभी सही चल रहा होगा, बफरिंग थोड़ी चल रही है। सही तो चल रहा है दीपक जी, आप भी। चलो प्रकाश स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो प्रकाश स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, आपको क्या देखना है। प्रकाश स्पेक्ट्रम में एक तरफ प्रकाश जो 7 रंग प्रकाश के हैं और उनकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। इसीलिए खतरे के निशान किस रंग से बनाए जाते हैं? लाल रंग से बनाए जाते हैं। ये बात आपने नॉर्मल पढ़ी होगी। फिर हम क्या देखते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है, जो 320 से 380 के समथिंग होती है। तो सबकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा भी नहीं है, तो कम से कम बैंगनी की, नीले की, सफेद की और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, ओके ओके परवीन सिंह जी। चलो एक तरफ आप क्या लिखेंगे? प्रकाश यानी लाइट, और एक तरफ आप लिख लो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। एक तरफ आप लिख लेंगे वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। टेबल बना लो, और इंपॉर्टेंट टेबल है, सवाल पूछे जाते हैं बार बार में। एक साथ लिखवा देती हूं सारे, ताकि भटकना नहीं पड़े इधर उधर। सबसे पहले ऐसे लिखो विबग्योर। देखो आसमानी का और ब्लू का सेम होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, विबग्योर का मतलब क्या हो गया? वी से क्या हो गया? वोयलेट। वोयलेट, वोयलेट को आप क्या लिख लेंगे? बैंगनी। यहां क्या हो गया? नीला व आसमानी। नीला व आसमानी यानी ब्लू व इंडिगो। नीला व आसमानी, ब्लू व इंडिगो। ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन, और ग्रीन को आप क्या लिख लेंगे? हरा रंग, हरा। वाई का मतलब येलो प्रकाश, पीला प्रकाश। ये क्या हो गया? पीला। सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑरेंज। ऑरेंज को आप क्या लिख लेंगे? नारंगी, ऑरेंज नारंगी। आर का मतलब क्या हो गया? रेड। रेड को आप क्या लिख लेंगे? लाल। देखो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और सबकी आपको वैल्यू लिखनी है। जैसे सबसे पहले आप बैंगनी की लिखेंगे, बैंगनी की होगी 380 से लगभग 450। नैनोमीटर की बात कर रहे हैं हम, इनकी वेवलेंथ हम किस में लेंगे? नैनोमीटर में लेंगे। तो बैंगनी रंग की आपको याद रखनी है 380 से 450। नीले की याद रखनी है आपको 450 से 495 नैनोमीटर।
सबकी वेवलेंथ लिखते जाओ। फिर बाद में हरे की लिखेंगे आप 495 से 570, 495 से 570 नैनोमीटर। देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे बैंगनी से लाल की तरफ, वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बैंगनी रंग की वेवलेंथ कितनी हुई, 380 से 450। देखो सबसे कम वेवलेंथ है किसकी, बैंगनी की। तो आप यहां नोट लगा के लिख लो, यहां पे नोट लगा के लिख लो, सबसे कम तरंग धैर्य, सबसे कम तरंग धैर्य बराबर किसकी होती है, बैंगनी की। और कितनी होगी, 380 से लेके 450 तक होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद आप लिखेंगे येलो, पीले की 570 से 590, 570 से 590 नैनोमीटर। फिर किसके लिखेंगे, येलो कलर की। देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, येलो की कितनी हो गई। हाँ, आप इसको हिंदी में इसकी ट्रिक ये भी बना सकते हैं, बेनी आहे पीनाला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, बेनी आहे पीनाला, बेनी आहे पीनाला। ठीक है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ऑरेंज, नारंगी यानी और रेड यानी हरा। तो येलो की 570 से 590 नैनोमीटर। ऑरेंज की आप लिखेंगे 590 से 620। देखो सारे की याद नहीं रखनी है आपको, 3-4 की याद रखनी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आपको वॉयलेट की याद होनी चाहिए, 380 से 450 नैनोमीटर। और एक ब्लू की भी याद होनी चाहिए, 450 से 495 नैनोमीटर। और उसके बाद में आपको रेड की याद होनी चाहिए, 620 से लगभग 720 या फिर 750, 620 से लेके लगभग 750 नैनोमीटर। तो यहां भी आप नोट लगा के लिख लेना, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किस प्रकाश की होती है, लाल प्रकाश की होती है। वो होगी कितनी, 620 से लेके 750 तक। इतनी बात क्लियर है। देखो रिवाइज करो एक बार साथ साथ। वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा किसकी याद रखनी है, वॉयलेट की। फिर से बता रही हूं, सवाल जो पूछे गए हैं आज तक वॉयलेट से पूछे गए हैं, ब्लू से पूछे गए हैं और किससे पूछे गए, रेड से पूछे गए। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, तो हमें लगभग सबकी थोड़ा एवरेज मतलब आसपास का तो पता होना चाहिए, ताकि हम ऑप्शन देख के उनका आंसर लगा सके। देखो सबसे कम तरंग धैर्य, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, बैंगनी की होती है। बैंगनी यानी वॉयलेट की। आप रिवाइज करो कमेंट करके, किसकी होगी, वॉयलेट की होगी, बैंगनी की होगी। कितनी होगी, 380 से लेके 450 नैनोमीटर, 380 से 450 नैनोमीटर। दूसरा क्या हो गया, ब्लू और इंडिगो यानी नीला और आसमानी, तरंग धैर्य 450 से 495 नैनोमीटर। ग्रीन की तरंग धैर्य आपको याद कैसे याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, इसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। आप शॉर्ट में यहां लिख सकते हैं विबग्योर, विबग्योर। ये 7 रंग हो गए विबग्योर। या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेना, बेनी आहे पीनाला, बेनी आहे पीनाला, आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। तो ग्रीन की हो गई 495 से 570 नैनोमीटर। येलो पीले रंग की हो गई 570 से 590 नैनोमीटर। और ऑरेंज की कितनी होगी, 590 से 620 नैनोमीटर। रेड कलर की कितनी होगी, 620 से 750 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा तरंग धैर्य होती है, इसीलिए ये बात भी नोटिस कर लेना, इसीलिए खतरे के निशान, खतरे के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं या लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब हम दूर से इस पे लाइट पड़ती है खतरे के निशान पे या लाल रंग पे, तो हमें दूर से दिखाई पड़ जाते हैं। तो खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात, चलो बताओ जल्दी से, क्लियर है। विचलन किसका होगा सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग का। जिसकी तरंग धैर्य कम उसका विचलन उतना ही ज्यादा। ये हम प्रिज्म में पढ़ेंगे, ये हम किस में पढ़ेंगे, प्रिज्म में पढ़ेंगे। जिसकी तरंग धैर्य कम होती है उसका विचलन ज्यादा होता है। यही कारण है यहाँ पे कि लाल रंग का विचरण या विचलन सबसे कम होता है और तरंग धैर्य ज्यादा होती है। तो खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं।
पता है टेबल में कहां कहां याद रखना है, वोयलेट, बैंगनी, इंडिको और किसको याद रखना है, रेड कलर को। और मोस्टली तो आपको बैंगनी को याद रखना है 380 से 450, और रेड का कितना हो गया 620 से 750 नैनोमीटर। ठीक है, चलो आगे। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की विभिन्न प्रकार की घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सारी जितने भी घटनाएं हैं प्रकाश की वो सारी यहां पढ़ेंगे। मरीचिका, उन्मरीचिका, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी लाइट के बारे में। चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। मेन हेडिंग होगी हमारी प्रकाश की विभिन्न घटनाएं, जिसमें हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसमें हमें क्रिटिकल एंगल को भी पढ़ना पड़ेगा, स्नेल रूल को हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। ओके, चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। सबसे पहले लिखेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इससे पहले आप नोट लगा के एक बात ऐड कर लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले एक बात नोट कर लेना आप, लाल, नीले व हरे रंग को, ये सवाल बहुत बार आ गया है इसीलिए मैं लिखा रही हूं। नोट लगा के आप लिख लेना है, लाल, नीले व हरे रंग को प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े इससे पहले आप एक बात नोट कर लेना और लिख लेना कि लाल, नीले व हरे रंग को क्या कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है। आगे के जितने भी कलर बनेंगे सारे के सारे इसी से बनेंगे। और इसके साथ ये बात भी नोट कर लेना, वैसे मैंने नोट करा दी है फिर भी कर लेना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत वैसे करवा दिए मैंने परसों की क्लास में। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। और प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत यानी लाइट को कण कौन बोल रहा है, मॉलिक्यूल कौन बोल रहा है, न्यूटन बोल रहा है। और प्रकाश को वेव कौन बोल रहा है, हाइगेन बोल रहा है। तो नोट्स हो जाएंगे, प्रकाश से रिलेटेड है तो प्रकाश वाले चैप्टर में ही लिख लो, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। प्रकाश की वेव थ्योरी है, तरंगीय सिद्धांत है, ये किसने दिया, हाइगेन ने दिया। किसने दिया था, हाइगेन ने दिया था। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना।
लाल, नीले व हरे रंग को क्या कहा जाता है? प्रकाश का या फिर प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर कहा जाता है। अदर जो कलर बनेंगे वो सेकेंडरी कलर होंगे और वो किनसे बनेंगे? लाल, नीले व हरे रंग से। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। और प्रकाश का जो तरंगीय सिद्धांत है वो किसने दिया? हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने दिया। चलो आगे, चलो अब मिटा देती हूं, लिख लिया होगा आपने। चलो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के परावर्तन को। और प्रकाश के परावर्तन से सवाल क्या पूछे जाते हैं? एक सवाल है वो बहुत बार पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ध्यान से समझना। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान से सुनो। आपके पास कोई भी एक सतह है, एक परावर्तक सतह है, वो खुरदरी भी हो सकती है और वो चिकनी भी हो सकती है। खुरदरी भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? चिकनी भी हो सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या लिया है? एक चिकनी परावर्तक सतह ली है। ये मेरे पास क्या है? एक परावर्तक सतह है, एक चिकनी परावर्तक सतह है। अब हमारी जो रेटिना है, रेटिना में क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब हमारा जो रेटिना वाला भाग है वो क्या कर रहा है? एक रिफ्लेक्शन एरिया बन रहा है, एक परावर्तक सतह बन रहा है। होता क्या है कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम या फिर किसी सतह पर आपतित होती है, चाहे वो खुरदरी सतह हो, ठीक है, या फिर सतह कैसी हो सकती है? चिकनी भी हो सकती है। सतह खुरदरी भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? चिकनी भी हो सकती है। जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किस पे गिरती है? किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है। इस तरीके से सतह पर आपतित हुई, इसको मैंने क्या बोला? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको मैंने क्या बोल दिया? आपतित किरण। और आप इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। आपने इसको क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब क्या हुआ? जैसे ही ये प्रकाश की किरण सतह पर आपतित हुई, ये इस सतह से टकराकर जिस कोण से आपतित हुई उतने ही कोण के साथ, उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाती है? वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। वापस क्या हो जाती है? इसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, आवर्ती वेवलेंथ चाल नो चेंज, बिल्कुल सही है। यहां पे जब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में आपतित हुई और वापस परावर्तित हुई, तो इसकी आवर्ती, इसकी चाल और इसकी वेवलेंथ यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य, ये क्या रहती है? चेंज नहीं होती। यानी कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहेगी। जिस आवर्ती से, जिस चाल से, जिस तरंग दैर्घ्य से प्रकाश सतह पर आपतित होता है, उसी के साथ क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल तीव्रता बदलती है, ठीक है, लेकिन तीव्रता क्या हो जाती है? यहाँ पे चेंज हो जाती है। तीव्रता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है, तीव्रता बदल जाती है। ये बात आप नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश किसी परावर्तित सतह पर आपतित होकर परावर्तित हो जाता है, उस समय उसकी आवर्ती चाल और तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता को आप क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी यानी उसकी जो तीव्रता होती है वो पहले से क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये प्रकाश की किरण परावर्तित हुई, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या फिर इसको क्या बोला जाएगा? आप सबको पता है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, या फिर इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण बोला जाएगा। अब क्या होता है? इनके एंगल का पता लगाने के लिए, कोण का पता लगाने के लिए इनके बीच में एक आभासी क्या मान लिया जाता है? नॉर्मल।
इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल या फिर इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? सतह के साथ। आपको पता है यहाँ पे ये इस सतह के साथ ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। परावर्तित सतह के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान से सुनना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं अपन कोण आई। ठीक है, और यहां पे ये कोण आई क्या होता है? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट एंगल, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। इंसिडेंट एंगल या फिर इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसको कहा जाता है कोण आर। क्या कहा जाएगा? कोण आर। और कोण आर को आप क्या बोलेंगे? एंगल आर को आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर परावर्तन कोण। इसको क्या बोल दिया गया? परावर्तन कोण। यहाँ पे कोण आई क्या होता है? आपतन कोण, जो किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? कोण आर, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? परावर्तन कोण। जब ये प्रकाश इस सतह पर आपतित होता है और इसका परावर्तन होगा, तो इसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप लिख लेंगे, ये सारी वैल्यू कैसी होती है? अपरिवर्तनशील होती है। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, ये तीव्रता क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, अगर प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, प्रकाश के परावर्तन के नियम में, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम आते हैं, रूल आते हैं, इस नियम में सबसे पहला नियम आपने पढ़ा होगा कि कोण आई हमेशा किसके बराबर होता है? कोण आर के। एक नियम आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होगा? परावर्तन कोण के। यानी कि अगर 30 डिग्री के कोण के साथ कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो 30 डिग्री के कोण के साथ ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इनका कोण कभी बदलता नहीं है, एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। जिस कोण से कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी, उसी कोण के साथ क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश के परावर्तन का जो सबसे पहला नियम होता है, वो नियम क्या होता है? कि हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है। अब कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित हुई, तो उसके अपवर्तन कोण का मान, उसके परावर्तन कोण का मान बताओ। तो सिंपल सी बात है, आई का मान 45 डिग्री, तो आर का मान भी कितना? 45 डिग्री, क्योंकि यहां माध्यम तो चेंज हो ही नहीं रहे, माध्यम तो क्या है? सेम है। ठीक है। तो आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के। दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि आपतित किरण, दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऊपर लिख देती हूं, चलो ऊपर लिख देते हैं। एक बात सुन लो, एक बार रिवाइज करो। हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। ठीक है, लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, रुक जाओ। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, ऊपर वाला मिटाऊंगी तब लिखूंगी, तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी परावर्तक सतह पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है या फिर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो वो उस सतह से टकरा कर उसी माध्यम में उतने ही कोण के साथ क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है या फिर परावर्तित हो जाती है। तो आपतन होने, जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो परावर्तित होती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है।
अब क्या हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच हम यहाँ पे एक काल्पनिक मानते हैं। काल्पनिक क्या मान लेते हैं? नॉर्मल मान लेते हैं, अभिलंब मान लेते हैं। सानवी जी ऊपर लिखेंगे, पहले ऊपर वाला मिटाऊंगी तब ना, तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसे हम कोण आई कहेंगे। और कोण आई क्या होता है? इंसिडेंट एंगल या फिर आपतन कोण। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है? कोण आर, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, चाहे 90 हो, कितना भी हो, उसी के बराबर किसका मान होगा? परावर्तन कोण का मान होगा। फिर आपने क्या पढ़ा कि ये आपतित किरण, ध्यान से सुनो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों किसमें होते हैं? एक ही तल के अंदर सीमित होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा कि जब आपतित किरण परावर्तित हो जाती है तो भी इसकी चाल, तरंग दैर्घ्य यानी वेलोसिटी, इसके बाद इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, और साथ में इसके आवर्ती के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सभी राशियां कैसी होती है? अपरिवर्तनशील होती है। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसकी जो तीव्रता होती है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये हमने क्या पढ़ा? परावर्तन का नियम पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा। अब बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आ गई क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? इससे आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? ये बात क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, क्या सवाल प्रकाश के परावर्तन से पूछे जा सकते हैं? आ गया परवीन सिंह जी? चलो फिर एक होमवर्क देती हूं, 2 सवाल देती हूं, कल आपको करके लाने हैं। 2 सवाल देती हूं, कल होमवर्क है आपका और आपको करने हैं और कल मुझे बताना है उनके आंसर। मैं देखती हूं आप कितना ढूंढ सकते हो। चलो आपको करके लाने हैं, 2-3 सवाल हैं। वो पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन मैं आप चेक करती हूँ नॉलेज। आप इस बहाने से कम बुक तो उठा के देखोगे और कुछ नई चीजें पढ़ के आओगे। ऐसे तो पढ़ते नहीं, अब सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। चलो पहला सवाल, 2 समतल दर्पण प्लेन मिरर, 2 समतल दर्पण प्लेन मिरर, प्लेन मिरर नब्बे डिग्री के कोण पर रखी गई है या समकोण पर। इनके द्वारा बनने वाले 90 डिग्री के कोण पर रखी गई है और इनके बीच में क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, समझ जाना। इनके मध्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनके मध्य एक वस्तु रखी है वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या बताओ। कुल इमेज कितने बनेंगे? दो समतल दर्पण है, किस पे रखी गई है? 90 डिग्री पे। ऐसे ही दूसरा सवाल सेम, अगर किस पे रखी गई हो? 60 डिग्री के कोण पर। तीसरा सवाल ऐसे ही कितने पे रखी गई हो? 120 डिग्री के कोण पर। ऐसे ही कितने पे रखी गई हो? 360 डिग्री के कोण पर। ये आपको 45 डिग्री पे भी करना है। पांचवा 45 डिग्री पे, ये आपको सवाल करके लाने हैं।
प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर को एक बार 90 डिग्री पे रखा गया है। सवाल सेम है, कोण चेंज करने, अभी आंसर नहीं देने, अभी सवाल नहीं करने, वैसे कल बताना है मुझे। नाई की दुकान में होता है राहुल जी। अच्छा, आपको प्रतिबिंब बताने हैं, कुछ 90 डिग्री पे रखी गई है, फिर 60 डिग्री पे रखी गई है, फिर 120 पे, 360 और 45, पांचों ही सवाल पूछे जाते हैं।